तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही हमारा एक टॉपिक है कोरोजन, जिसको हम पढ़ेंगे। यानी कि आयरन के अंदर रस्टिंग जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, जो कि हमारा क्लास 12th का है। अब देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का कोरोड हो जाना, मतलब कोई भी अगर आपका मेटल है और वो खराब हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कोरोजन बोल देंगे। ठीक है, अगर फूड खराब होता है यानी आपका कोई खाना खराब होता है तो वो कहलाता है रेंसिडिटी। लेकिन अगर कोई आपका मेटल कोरोड होता है यानी मेटल अगर खराब होता है, चाहे वो डल पड़ जाए, चाहे वो मतलब इस तरीके से जैसे जंग लगना हम बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन। तो फूड के लिए हम रेंसिडिटी वर्ड को यूज करते हैं और मेटल्स के लिए हम कोरोजन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। यानी जब भी कोई मेटल कोरोड होता है तो क्या बनता है वहां पर, या तो आपका उसके सरफेस पे कोई ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, या फिर उसका सल्फाइड, या फिर उसका कार्बोनेट। मतलब देखो ऑक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 नेगेटिव आयन से, सल्फाइड को H2 नेगेटिव आयन से, और कार्बोनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO3 2 नेगेटिव आयन से। ठीक है, हमारे पास यहां तक की बात। तो देखो इसका मतलब यहां पर क्या है हमारे पास में, कि कोई भी मेटल होगा, मान लिया हमारे पास में सपोज कॉपर का मेटल था हमारे पास में। ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर का जो आउटर लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगी और उसका ऑक्साइड बना देगी। जैसे आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है तो ये हमारे पास में बना देता है आयरन ऑक्साइड। मान लिया कि जैसे इन्होंने क्या बना दिया, Fe2O3। ठीक है, अब आयरन तो यानी सरफेस में जैसे ही आयरन से आयरन ऑक्साइड बन जाएगा तो इसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। या फिर मान लिया आयरन ने इस सल्फर के साथ में रिएक्ट करा, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास में सल्फर भी है, तो ये बना देगा सल्फाइड यानी कि FeS बना देगा, ये भी कोरोजन करेगा। अगर कार्बोनेट होगा तो वो कार्बोनेट बना देगा, जैसे कि FeCO3 हमारे पास में बना देगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में जब भी किसी मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट बनना शुरू हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका कोरोजन होना शुरू हो जाता है मेटल के सरफेस पे। जैसे हम देखें, हम चांदी को देखें, सिल्वर की जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं कुछ टाइम के बाद में वो ब्लैकिश पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पे भी जैसे ही वो एयर के साथ में रिएक्ट करती है तो ये सब फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और वो क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है, यानी वो डल पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां हमने पढ़ना है आयरन की रस्टिंग के बारे में। तो आयरन की रस्टिंग के लिए सबसे पहले तो जरूरी क्या है, मान लिया मैंने आयरन का छोटा सा सरफेस बनाया, यहां पर एक पानी की बूंद आकर गिरी। ठीक है, पानी था यहाँ पर, मान लिया एसिड रेन हुई, सपोज एसिड रेन के अंदर वाटर तो होगा ही होगा, साथ में CO2 गैस भी होगी। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया वाटर ड्रॉप गिरी हुई है और इस वाटर ड्रॉप के अंदर वाटर है और CO2 गैस है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे मेटल क्या हो जाएगा, कोरोड होना शुरू हो जाएगा। तो यानी नीचे की साइड मैंने दिखा दिया, ये कोरोड हो रहा है हमारे पास में, तो ये हमने दिखा दी, तो ये पिटिंग साइट मतलब जहां से वो गलना शुरू होगा। और ऊपर हमने दिखा दी रस्टिंग साइट हमारे पास में, पहले ऊपर से मेटल कोरोड होगा, मतलब आपके पास में पहले ऊपर से आयरन की लेयर खराब होगी, फिर धीरे धीरे अंदर तक वो गलता चला जाएगा। तो अब होता कैसे है और रस्टिंग के लिए में क्या क्या चीजें होती हैं। रस्टिंग जब शुरू होती है जब आपके पास में क्या हो, या तो आ जाए कहीं से हाइड्रोजन आयन। जैसे ही मान लिया एसिड रेन हुई तो एसिड रेन के अंदर क्या होगा, मान लिया HCl एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। ताजमहल भी तो इसीलिए कोरोड हो रहा है क्योंकि एसिड रेन की वजह से। तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन अगर आएंगे हमारे पास में कहीं से, या फिर आ जाए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि कोई भी सोल्ट आपके पास में आ जाए, हर सोल्ट को इलेक्ट्रोलाइट ही कहा जाता है, ये कह सकते हो। ठीक है, हमारे पास में सबको नहीं, मतलब सोल्ट को बोलेंगे। तो हाइड्रोजन आयन आ जाए कहीं से या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा आयंस, आयन से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगी, रस्टिंग आपकी प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मान लिया वाटर था, वाटर ने CO2 के साथ में रिएक्ट करा और ये बना देगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एक एसिड है, H2CO3 को हम यहाँ पर बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 होता है हमारे पास में कार्बोनिक एसिड। ठीक है, फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा, हमारे पास में ब्रेक होगा, और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये हमें देगा 2H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन हमें दे देगा। ठीक है,
वाटर CO2 के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, 2H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयंस के अंदर। ठीक है, आगे हाइड्रोजन आयन, यही तो चाहिए थे रस्टिंग के लिए। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है वहां 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4H पॉजिटिव आयन ले रखे हैं। ये 4H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में होगी और आएंगे यहां से हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब ये चारों के चारों कंबाइन होंगे तो यहां से बनेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो रही है, अगर रस्टिंग हो रही है और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी कैथोड और एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मान लिया कैथोड आपकी वो साइट होगी जहां पर क्या बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनोड आप उसको बोलोगे यहां पर जब आयरन क्या दे देगा, आयरन टूटेगा और ये बनाएगा Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा हमारे पास में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग रोड्स लें और उससे पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें, हमारी डेली लाइफ में भी जो हमारे आसपास रिएक्शंस होती हैं वो भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, बस हम वहां पे अलग से सेपरेट कोई रोड्स वगैरह नहीं डालते, वो नेचर के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, बस जहां पर आपकी रिडक्शन हुई उस वाले पॉइंट को हमने कैथोड बोल दिया और जहां पर आपकी ऑक्सीडेशन हुई उस वाले पॉइंट को हमने एनोड बोल दिया। मतलब देखो, एनोड और कैथोड हम इसमें अलग अलग नहीं बोलेंगे। अब रस्टिंग जब हमें होती हुई दिखाई देती है तो कोई रोड थोड़ी ना होती है, वहां पर कोई इलेक्ट्रोड नहीं होती, कोई एनोड कैथोड नहीं होती, बस ये दोनों की दोनों रिएक्शंस एक साथ चल रही होती हैं। और अगर हम इस रिएक्शन को अपनी लैब में कराने की कोशिश करें तब हम ये शो करेंगे कि हाँ, ये मैंने ऐसे कैथोड ली, मैंने एनोड ली और मैं इसका सेल बना के पूरी रिएक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो ये 4 हमारे पास में यहां पर हमारे पास में ये तो सिर्फ बाद में बैलेंस कर रखा है, 4 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ये Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में और बनाएंगे Fe2O3 और हाइड्रोजन आयन। ये तो बाद में बैलेंस कर रखे हैं, तो 4 3 2 याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो Fe2O3 होता है यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर आयरन है हमारे पास में 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये X वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा। हमें नहीं पता भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी या कितने भी हो सकते हैं, और ये बना देगा हमारे पास में रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, इसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास में भाई आयरन के अंदर रस्ट बनेगा कैसे। रस्ट होता क्या है, एक ब्राउनिश पाउडर होता है जो आयरन के सरफेस पे बन जाता है उसके कोरोजन से। ठीक है भाई, अब क्या क्या तरीके हैं हम जिससे कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, मेन तो वो आपसे पूछता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है और हमारे पास में ये पूछता है कि कौन कौन सी कंडीशंस है जो रस्टिंग को प्रमोट करती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड है जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारे पास में बैरियर मेथड। ठीक है, तो इस बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, बैरियर मतलब हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास में कुछ बैरियर लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मान लिया आपने एक आयरन की रोड ली, उसको रस्टिंग से बचाना था, तो उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, ऑयल लगा देंगे या फिर हम ग्रीस लगा देंगे। पेंट, ऑयल और ग्रीस से क्या फर्क पड़ेगा, बाहर की ऑक्सीजन आयरन मेटल के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगी। अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट में ही नहीं आई, ना ऑक्सीजन आयरन तक पहुंचेगी, ना ये वाली आपकी रिएक्शन होगी और वो रस्टिंग से बच जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है सेक्रिफिकेशन। सेक्रिफिकेशन में मतलब कि सेक्रीफाइस, कोई और मेटल क्या करेगा, आयरन की जगह पे आएगा और उसको बचाएगा। मतलब जो सेक्रीफिशियल मेथड है इसके अंदर क्या होता है, या तो आयरन से कोई ज्यादा रिएक्टिव या फिर आयरन से कोई कम रिएक्टिव मेटल क्या कर देंगे, उससे हम पॉलिश कर देंगे, मतलब उसकी एक लेयर हम चढ़ा देंगे आयरन के मेटल के ऊपर। आयरन का मेटल लिया, मान लिया चौक ही था, पूरा का पूरा आयरन का था, या तो इस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल है उसकी हम एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे, या फिर इससे ज्यादा रिएक्टिव है उसकी लेयर लगा देंगे। अब देखो, अगर कम रिएक्टिव होगा, जैसे मैंने इसके ऊपर गोल्ड की, सिल्वर की, गोल्ड और सिल्वर होते हैं आयरन से कम रिएक्टिव, ठीक है, उसकी मैंने एक परत चढ़ा दी तो वो रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्टिव मेटल तो अंदर प्रेजेंट है, उसके बाहर तो हमने अनरिएक्टिव की लेयर चढ़ा दी, तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं। जब तक बाहर वाला रिएक्ट नहीं करेगा तो अंदर कैसे पहुंचेगा, उस तक नहीं पहुंचेगा, यानी इसकी रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा है इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, भाई पहले मैं खुद रिएक्ट करूंगा, बाद में तेरे तक जाने दूंगा, ठीक है, तो यानी वो भी कुल मिला के आयरन को बचा रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस आप उससे जो ज्यादा रिएक्टिव है
उस मेटल की जब आप कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा रहे हो तो ऐसी लगाओ कि बस मान लो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं हो कि भाई इस आयरन से ज्यादा महंगे की हम लेयर चढ़ा दें तो हमें फायदा क्या होगा। बस अब 2 मेथड्स हैं, जैसे हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम जिंक की लेयर आयरन के सरफेस पे चढ़ा देते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है। यहां तक की बात, इसको बोलते हैं हम सैक्रिफिशियल मेथड, भाई अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है कोई दूसरा मेटल आयरन को बचाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, मेटल को पेंट करते हैं हम, बिल्कुल पेंट करेंगे। मेटल टू बी पेंटेड, नहीं सॉरी मेटल टू बी पेंटेड नहीं, यहां पर होएगा मेटल जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेटल टू बी प्रोटेक्टेड। जिस भी मेटल को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी उस मेटल को हम कनेक्ट कर देंगे एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ में। उस मेटल को हम कनेक्ट कर देंगे एक हाईली रिएक्टिव मेटल से, किससे, एक कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। मान लिया कि आयरन की कोई रोड थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो रही थी, जा रही थी। वायर के थ्रू हमने किसी और जो इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, इन दोनों मेटल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आयरन के अंदर कोरोजन कब हो रहा था, जब ये हमारे पास में आयरन ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था हमारे पास में। ये 4 इलेक्ट्रॉन कब आए होंगे, जब आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव, यानी जब Fe से Fe2 पॉजिटिव बना होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे और ये बाद में कैथोड को मिले होंगे। यूं मान लो कि ये वाला स्टेप पहले हो गया, ये वाला स्टेप बाद में हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई कि आयरन नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे होंगे। तो अगेन वही वाली चीज आ गई कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कहेगा भाई तुझसे पहले तो मैं रिएक्ट करूंगा। बस यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल मेथड बोल दिया। जो रस्टिंग होने के टाइम पर आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब कोई दूसरा उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा देगा। अगर उस जो भी चीज आगे से रिएक्ट होने वाली थी, चाहिए थे उसको आयरन से इलेक्ट्रॉन, दे किसी और ने दिए, तो कुल मिला के आयरन तो बच गया हमारे पास में। तो इस मेथड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल मेथड। इसमें क्या किया जाता है, मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड टू अ हाईली रिएक्टिव मेटल बाय अ कंडक्टिंग वायर, सो दैट मेटल गिव कर देगा इलेक्ट्रॉन, कौन से वाला, जो हाईली रिएक्टिव है, और स्टॉप कर देगा कोरोजन को, यानी उसके कोरोजन को बचा देगा आयरन के, अगर हम आयरन को बचा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन होता है जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करे, ऐसा कोई सोल्यूशन। तो इस एंटी रस्ट सोल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, या तो मैंने यहाँ पे एल्कली मेटल एक वर्ड यूज कर रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। फॉस्फेट्स हैं और हमारे पास में क्रोमेट्स हैं एल्कली मेटल के, यानी जिस भी मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम बॉईल करेंगे एक सोल्यूशन के अंदर, और वो सोल्यूशन किसका होगा, किसी एल्कली मेटल के, या तो फॉस्फेट का या फिर क्रोमेट का। फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4 2 नेगेटिव से, और क्रोमेट को हम लिखते हैं CrO4 2 नेगेटिव आयन से। ये फॉस्फेट आयन होता है, ये क्रोमेट आयन होता है। एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट वाले उसको बोलते हैं ग्रुप को। तो देखो जैसे मान लिया मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम तो चलो मैंने पोटाशियम ले लिया, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में पोटाशियम सल्फेट, या फिर इन्होंने क्या ले लिया, पोटाशियम क्रोमेट हमारे पास में ले लिया। वो डिपेंड करेगा, मैंने नहीं बोला कि यही लेगा वो, ठीक है। बस क्या हमारे पास में जरूरी है कि हम फॉस्फेट और क्रोमेट आयन जो होते हैं उनके हम क्या लेते हैं, फॉस्फेट एंड क्रोमेट्स लेते हैं हम किसी भी एल्कली मेटल के, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर मेटल को हम बॉईल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे मेटल जो होगा वो रस्टिंग से बच जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोरोजन का टॉपिक। इसी के साथ में हमारे पास में इस वाले चैप्टर के ये वाले टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं खत्म, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया खत्म, बिल्कुल ठीक।